देखिए बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच देयर आर आयनिक कंपाउंड्स as reactants which exchange their ions and form new compounds। कैसे ये आयनिक एक्सचेंज कैसे होता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास BaCl2 एक कंपाउंड है, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। ये हमारे पास कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? AQ मीन्स aqueous solution। Now we have another reactant that is Na2SO4 and that is also an ionic compound present in aqueous state। बच्चों ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं। ओके, अगर बच्चों अब यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इनके आयंस कैसे एक्सचेंज होंगे? सपोज़ ये आयनिक कंपाउंड हमारा दो आयंस बनाएगा, बेरियम आयन एंड क्लोराइड आयन, Ba2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता होती है कि कौन से आयंस कब कैसे फॉर्म होंगे, तो बच्चों आपके पास बहुत क्लियर यहाँ पर जो है कंसेप्ट है। जो भी नंबर आपका यहाँ नीचे होता है आप उसको यहाँ ऊपर क्रॉस कर दोगे तो वो बेरियम की वैलेंसी बन जाएगी। जो नंबर यहाँ प्रेजेंट होता है इस वाले एलिमेंट के पास, आप उसको इधर क्रॉस कर दोगे तो वो यहाँ पर क्लोराइड का वैलेंसी बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर वैलेंसी क्या हुई इस हिसाब से? देयर इज़ नो नंबर, ये तो आपका एक पूरा कंपाउंड आयन है, यहाँ पर इसके बाहर कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स सोडियम हैज़ 1 वैलेंसी। नाउ वी हैव सल्फेट विथ 2 वैलेंसी। आयनिक एक्सचेंज, आयनिक एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये दोनों तो ऑलरेडी पहले से ही कंबाइन थे, अब ये एक्सचेंज होंगे। पॉजिटिव वाला किस नेगेटिव के साथ जाएगा? इस वाले के साथ। सो दिस विल गो एंड कंबाइन विद दिस वन and this one will combine with this one. So we get two compounds BaSO4 plus NaCl। ये बच्चों BaSO4 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? दिस इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, यानी कि ये जो आपका बेरियम सल्फेट यहाँ पर बना है दिस इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि जो भी आपके रिएक्टेंट्स होंगे, दो कंपाउंड्स होंगे, वो एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में प्रेजेंट होकर दोनों आयंस बनाएंगे और आयंस का बाद में यहाँ पर एक्सचेंज होगा and that exchange will form new compounds। Okay, let's see another example। बच्चों ये तो आप ऑलरेडी नोट कर चुके थे, अब आप नया एग्जाम्पल लिखेंगे। CuSO4, CuSO4 is copper sulfate। It's a blue color compound and it is going to form a blue solution plus H2S। H2S क्या हुआ बच्चों? H2S is hydrogen sulfide। It is a gas that is present in air। That is why I have mentioned here it is in gaseous state। बच्चों क्या फॉर्म होगा अब यहाँ पर, किस तरह से कंपाउंड्स बनेंगे? लेट्स ब्रेक इट आउट। Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर भी दो आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव S2 नेगेटिव, ये इसके साथ और ये वाला इसके साथ, राइट। हमारे पास नए कंपाउंड्स क्या बन गए बच्चों? Cu2S प्लस वी गेट H2SO4। H2SO4 क्या होता है बच्चों? H2SO4 is sulfuric acid, very good, and this is a new compound and this compound is copper sulfide। फिर से बच्चों आप लोग सब एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर एक ऑपोजिट एरो का साइन है, वो साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। दिस प्रोडक्ट इज़ अ
precipitate, and this is a black precipitate. Just note it down. क्या बेटा? CR, CR is, CR तो नहीं होगा, CON, C देखा होगा आपने. CR is chromium. Okay, CR is chromium. Chromium shows mainly 2 valency and 4. Yes. आगे नोट करिए बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन AlCl3. AlCl3 is aluminium chloride. Aluminium chloride when reacts with NH4OH. NH4OH is what? Ammonium hydroxide. Now these are the two reactants. Again they are ionic compounds. Okay बच्चों, ionic compounds हैं तो obviously ions form होंगे. AlCl3 will going to break into Al3 positive and chloride negative. ठीक है, आयनिक एक्सचेंज कर देंगे यहाँ पर तो वैलेंसी हमें मिल जाएगी. यहाँ पर बच्चों कौन से बनेंगे? NH4 पॉजिटिव, दैट इज अमोनियम आयन, एंड OH नेगेटिव. ठीक है, ये दोनों साथ में और ये दोनों साथ में क्या कंपाउंड बन जाएगा बेटा? AlOH. एल्यूमिनियम की क्योंकि वैलेंसी 3 है तो 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा. ओके, दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और हमने यहाँ पर साइन क्या लगाया है? दैट मीन्स इट इज अ प्रेसिपिटेट. नेक्स्ट कंपाउंड विल बी अमोनियम क्लोराइड. बच्चों यहाँ पर ये जो प्रेसिपिटेट बना है एज अ प्रोडक्ट, दिस इज अ ब्लूइश वाइट precipitate. For these two, especially these two, you need to just learn the. हाँ जी बेटा बोलो. बेटा board must be blurred because of the network issues. Okay. Rest everybody is not complaining as per like board is not visible, so there must be some technical glitch on your hand. Just don't worry, this lecture is being recorded. If you find any problem out here, you can just see the recorded lecture. बच्चों ये रिएक्शन क्लियर है सबको? Okay. Write down the next heading, that is neutralization reaction. बच्चों हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी. वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड द अदर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अभी आपने देखा कि आयनिक एक्सचेंज तो हो ही रहा है, पर साथ साथ यहाँ पर एक और हमारे पास एडवांटेज ये है कि हमारे पास प्रेसिपिटेट बनकर आ रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में. नाउ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को न्यूट्रल करना. सेकेंड कैटेगरी वी हैव इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बच्चों ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है, यानी कि इसके अंदर भी कंपाउंड्स जो हैं आयनिक एक्सचेंज परफॉर्म करेंगे, पर यहाँ पर आपका कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा. बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो प्रेसिपिटेट तो बनेगा ही बनेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी है अंडर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, then it is not going to form a precipitate. See how न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा
एक एसिड और दूसरा रिएक्टेंट हमेशा बेस होता है। बच्चों क्योंकि आप लोग अभी थोड़ा सा अवेयर नहीं हो कि एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पर बच्चों एक थोड़ा सा सुपरफिशियल आइडिया होगा कि हमारे एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स की जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं उसको हम बेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और आपस में कंबाइन होके न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। एसिड और बेस जब साथ में कंबाइन होंगे तो हमेशा एक सॉल्ट बनेगा और साथ में बनेगा वाटर। वाटर जो यहाँ पर हमारा होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। हम जो पानी पीते हैं ना तो वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है नेचर वाइज, ठीक है। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, कॉमन सॉल्ट नहीं बेटा, यहाँ पर सॉल्ट का मतलब कॉमन सॉल्ट नहीं होता, दैट इज़ NaCl। सॉल्ट्स हमारी एक कैटेगरी होती है कंपाउंड की। हम पढ़ते हैं ना कंपाउंड होते हैं, जैसे H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारे पास वेरियस बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। पर कंपाउंड्स की हमारे पास 3 कैटेगरी होती है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो सॉल्ट का मतलब हमेशा कॉमन सॉल्ट नहीं होता, सॉल्ट इज़ अ कैटेगरी, ओके। देखिए बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड हम एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl। HCl कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। बेस हमारे पास हम ले लेते हैं NaOH। NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों जिन भी सब्सटेंसेस के आगे OH लगा होता है वो OH हमारे क्या होते हैं? बेसिस होते, ठीक है बच्चों। OH वाले जो हैं वो हमारे क्या होंगे? हमेशा बेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर आयंस तोड़ो, दोनों के आयंस ब्रेक करिए, क्या बनेगा यहाँ पर बच्चों? H पॉजिटिव, और यहाँ क्या बनेगा? Cl नेगेटिव। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? Na पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बनेगा? OH नेगेटिव। ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, हो गया आयनिक एक्सचेंज। नया कंपाउंड बताओ बच्चों क्या बनेगा? NaCl। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन रेज किया है कि सॉल्ट का मतलब कि यहाँ पर कॉमन सॉल्ट बनेगा, पर बेटा ये जो एग्जाम्पल दिया है हाँ उसमें कॉमन सॉल्ट बनेगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर जगह आपका कॉमन सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट इज़ अ कैटेगरी, ओके। और साथ में यहाँ पर क्या बन रहा है? H और OH मिलकर बनाएंगे वाटर, H2O। यहाँ पर स्टेट लिख लो बच्चों, AQ। सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों समझ आया आप लोगों को? यस। बेटा आपका अगर कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है या करंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज़ आप उसको लास्ट में पूछ लो, ओके। बेटा फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ना हमारा, दैट इज H3PO4। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। Phosphorus pentoxide is P2O5. This is phosphorus पेंटाऑक्साइड। बच्चों पेंटा का मतलब होता है 5, ठीक है। तो ऑक्साइड जो है हमारा यहाँ पर 5 होगा। दिस इज़ आई थिंक अ प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड इन द असाइनमेंट जो आपको बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए दिया गया था। व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। बच्चों बिल्कुल भी आपको डाउट जहाँ आ रहे होंगे उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये असाइनमेंट मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल एक एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। एंड देयर वर सम प्रिंटिंग मिस्टेक
in the paper regarding the balancing of equation for I think third part or the last part. So just fourth and the eighth one, just leave those parts, और जितने आपके पास रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं आप प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करिएगा. नेक्स्ट टर्न पे मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ असाइनमेंट डिस्कस कर लूँ. चलिए आगे देखते हैं बच्चों. एसिड्स और बेसिस की बात करें तो अब की बार हम एसिड चेंज कर देते हैं. हम इस बार अपना एसिड ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है. इस बार हम बेस ले लेते हैं KOH. ये KOH क्या हुआ बच्चों यहाँ पर? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज अ बेस. ठीक है. जितने भी OH वाले होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? बेसिस होते हैं. लेट्स सी क्या बनेगा यहाँ पर. H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव. यही बनेंगे बच्चों आयंस. ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ. क्या बन गया यहाँ पर? सॉल्ट. K और SO4 जब कंबाइन करेंगे K2SO4 बनेगा और साथ में हमारे पास बनेगा H2O. K2SO4 क्या हुआ बच्चों? पोटाशियम सल्फेट. यस, एब्सोल्युटली. पोटाशियम सल्फेट जो यहाँ पर हमारे पास बना है वो क्या होता है? वो एक सॉल्ट होता है. ठीक है. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे एसिड की कैटेगरी में आते हैं, KOH और NaOH ये हमारे बेसिस की कैटेगरी में आते हैं. तो उसी तरह से NaCl और K2SO4 हमारे पास सॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है बच्चों. सबको क्लियर है कि ये चीज़ कैसे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ओके, we are through with the double displacement reaction. Have you all copied? Okay. Next heading and the last type of chemical reaction we have in our syllabus is oxidation and reduction, which are combinedly known as redox reactions. Redox is a combination of two words, reduction and the word oxidation. बच्चों कभी भी आपसे कोई पूछे कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे अकर करते हैं तो आपको हमेशा एक ही आंसर देना है, दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गोज साइमल्टेनियसली. ऐसा नहीं है कि अगर रिडॉक्स की बात कर रहे हैं तो एक बार पहले ऑक्सीडेशन होगा फिर रिडक्शन होगा, या पहले रिडक्शन होगा फिर ऑक्सीडेशन. नो, दे बोथ गोज साइमल्टेनियसली. जस्ट नोट डाउन, ऑक्सीडेशन and reduction occurs simultaneously. Now let's try to understand what is oxidation. बच्चों ऑक्सीडेशन में वर्ड ऑक्सी लगा है, कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन एलिमेंट से हिंट मिल रही है. ठीक है. ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा? Whenever there is addition of oxygen atom in a compound, यानी कि कभी भी किसी चीज़ के साथ जब ऑक्सीजन एटम जुड़ जाएगा तो हम उसको क्या मानेंगे? ऑक्सीडेशन. रिडक्शन क्या होगा बच्चों? रिडक्शन बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि अगर एडिशन है तो एडिशन का ऑपोजिट क्या होगा? रिमूवल. Removal of oxygen atom is known as reduction.
ये क्लियर है बच्चों यहाँ तक आप लोगों को? ओके, ऑक्सीडेशन बच्चों ये तो थी आपके पास डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमारे पास जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन में ऑक्सीजन ही वहाँ पर ऐड या रिमूव होता रहे। कई बार किसी इक्वेशन में ऑक्सीजन होता ही नहीं है, एटम ही प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहाँ पर हम किस बिहाफ पे जज करते हैं? हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाइड्रोजन एटम के बिहाफ पे जज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों? इट विल बी removal of hydrogen atom from a substance. Okay, removal of hydrogen from a substance. तो हमारा रिडक्शन क्या होगा बच्चों? बिल्कुल इसका ऑपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू अ सब्सटेंस। ये है आपकी H के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन और ये हमारी ऑक्सीजन के टर्म्स में है डेफिनेशन। आपको दोनों ही करना होता है बच्चों, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके पास जो इक्वेशन क्वेश्चन में आ रही है उसमें ऑक्सीजन एटम है इन्वॉल्व है या फिर उसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है। लेट्स सी वन एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों यहाँ पर आप लोगों की बुक में दो टर्म्स भी दी हुई हैं, व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पर वो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इक्वेशन डिस्कस करना चाहूँगी और उसी के मीडियम से मैं आपको ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। सो राइट डाउन वन इक्वेशन एज एन एग्जाम्पल, CuO plus H2O gives Cu plus H2O। बच्चों आप में से काफ़ी बच्चे यहाँ पर एक बात को लेके थोड़ा सा क्वेश्चन रेस कर रहे होंगे अपने माइंड में कि मैम ने इस इक्वेशन में कोई स्टेट नहीं लिखी है, ना ही उन्होंने यहाँ पर बैलेंसिंग शो की है। बच्चों जब हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन में इक्वेशंस आती हैं तो यूजुअली दे आर अनबैलेंस्ड एंड मोर ओवर दे आर ऑल्सो नॉट मेंशन विद द स्टेट्स। वो आपको ऐसे ही एक क्रूड इक्वेशन की फॉर्म में मिलता है। ओके, यहाँ पर हमें कैसे बताना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है और रिडक्शन कहाँ हुआ है? बच्चों अभी अभी आपने क्या पढ़ा है? सबसे पहले आपका काम है अपनी इक्वेशन में चेक करना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। यस, हमारे पास ऑक्सीजन भी है और हमारे पास हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पर हम पहली डेफिनेशन चेक करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। आप पहले रिएक्टेंट को देखिए, पहला रिएक्टेंट आपके पास CuO कॉपर ऑक्साइड है। ये रिएक्टेंट बच्चों जब लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जाते जाते इसका क्या रिमूव हो गया है? ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। पहले ये यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था, पर अब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है और ये खाली कॉपर रह गया है यहाँ पर। तो रिमूव हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या रिमूव हुआ है? दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अकरिंग, यानी कि ये स्टेप आपका क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन। चेक कर लो, रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम फ्रॉम अ सब्सटेंस। इस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो हम इस स्टेप को क्या मानेंगे बच्चों? इस स्टेप को क्या मानेंगे? रिडक्शन। वेरी गुड। आगे देखिए, आपके पास दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है? H2, हाइड्रोजन है। खाली हाइड्रोजन था, पर जब वो लेफ्ट टू राइट चला गया यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, तो हाइड्रोजन के साथ अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्या मेंशन है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है।
and addition of oxygen atom to a substance is known as oxidation. Yes. बच्चों, जिस तरह से मैं आपको मेंशन करके दे रही हूँ, आपको इस तरह से मार्क करके एरोस की फॉर्म में शो कर रही हूँ, आपको बिल्कुल उसी तरह से हमेशा इक्वेशंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल अपना थ्योरी में लिखेंगे या स्टेटमेंट बना के लिखेंगे, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड. यू ऑलवेज हैव टू राइट लाइक दिस. दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. हाँ जी, हाँ, किसमें? नहीं नहीं बेटा, आपको जब भी क्वेश्चन में आता है इन योर टेस्ट और इन एग्जामिनेशन, एक इक्वेशन दे देंगे, आपसे पूछेंगे फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपने हमेशा इसी तरह से मेंशन करना है. आपने पैराग्राफ्स या थ्योरी में उसको मेंशन नहीं करना है, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and what is reducing agent? बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा वो होता है जो अपना ऑक्सीजन हमेशा लूज कर देता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज which loses their oxygen. यहाँ पर अपना ऑक्सीजन किसने लूज किया है बच्चों? आउट ऑफ दीज टू, कॉपर ऑक्साइड. तो आपके हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दोनों में कौन हुआ? कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों? दे आर दोज विच एक्सेप्ट्स एन ऑक्सीजन एटम. यानी कि उनके पास पहले से ऑक्सीजन नहीं होता है, पर वो किसी बाहर वाले से ऑक्सीजन का एटम एक्सेप्ट करते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट. इन दोनों में से कौन एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्सीजन? हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट. ये तो हुई डेफिनेशंस. आप किस तरह से इक्वेशन में लिखते हैं आंसर? यहाँ देखिएगा बच्चों, इस तरह से आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है. आपने जब इक्वेशन मिलेगी आपको एग्जाम में या टेस्ट में, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के स्टेप ऐसे लिखने हैं, पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने कैसे लिखना है? इस तरह से. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज योर कॉपर ऑक्साइड. रिड्यूसिंग एजेंट इज योर हाइड्रोजन H2. ठीक है, आपका ये सही तरीका होगा हमेशा इक्वेशन में मेंशन करने का. बच्चों क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? ओके, ये तो बच्चों आपकी डेफिनेशन हुई ऑक्सीजन के टर्म में, क्योंकि हम जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ऑक्सीजन के टर्म में भी पढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन के भी टर्म में पढ़ रहे हैं. अगर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को हाइड्रोजन के टर्म्स में पढ़ें तो यहाँ पर क्या होगा? डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? राइट डाउन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज विच रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे? विच, राइट डाउन द फर्स्ट वन, देन आई विल एक्सप्लेन यू. विच गिव्स हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस. बच्चों समझ में आ गया ये आप लोगों को? दिस इक्वेशन, ये आपको
फर्दर धीरे धीरे तब एक्सप्लेन करूँगी मैं, साथ के साथ जब आपके पास और एग्जाम्पल्स आते रहेंगे। जितने ज़्यादा आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। और एक बहुत बहुत आसान ट्रिक होती है, हमेशा आपके पास एक रफ तुक्का होता है। देखो बच्चों, जो भी स्टेप में आपने रिडक्शन किया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो आपने रिडक्शन वाले रिएक्टेंट को हमेशा क्या कंसिडर करना है, उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे याद रखना कि 2 R हमेशा साथ में नहीं चलेंगे, यानी कि रिडक्शन के साथ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रहेगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह से ऑक्सीडेशन जहाँ पर होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ नहीं रहेगा, वहाँ पर उल्टा रहेगा, वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, ये एक तुक्का होता है आप लोगों के लिए, एंड 99% दिस तुक्का वर्क्स। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं बच्चों। लेट्स राइट अ न्यू इक्वेशन आउट हियर। ZnO plus C gives CO plus Zn। बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक और बात जो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप सारे बच्चों को एक बात याद रखनी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स ही हो सकते हैं, वो कभी प्रोडक्ट नहीं होंगे बच्चों। कि अगर आप सोचें कि हम प्रोडक्ट को उठाकर लिख दें एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, नो, ओनली एंड ओनली रिएक्टेंट्स हैव टू बी योर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट इक्वेशन। बच्चों यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स मेंशन है, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन। अगर आप ध्यान से जिंक ऑक्साइड को यहाँ से लेकर यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो इसने क्या किया है, ऑक्सीजन गेन या लूज, इसने अपना ऑक्सीजन रिमूव कर दिया है। दैट मीन्स दिस स्टेप इज रिडक्शन। अंडरस्टूड टू एवरीवन? क्लियर? ओके, दूसरा रिएक्टेंट देखिए बच्चों, यहाँ पर खाली कार्बन है, पर अगर हम कार्बन को प्रोडक्ट साइड तक ऑब्जर्व करें, ये क्या बन गया है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन लग गया है, यानी कि ये है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमें मेंशन करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट